हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो मेंस मास्टर क्लास के अंतर्गत आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्लास्टिक पॉल्यूशन को लेकर के। कौन सा टॉपिक से रिलेट करता है ये? तो देखिए, जो हम डिस्कस करने वाले हैं ना, वो दो टॉपिक से रिलेट कर जाएगा। एक तो आईआर है, इंटरनेशनल रिलेशन, उसमें है ना इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स वगैरह, क्योंकि ग्लोबल ट्रेड और प्लास्टिक जो पॉल्यूशन है उसके ऊपर भी हम डिस्कस करेंगे, तो वहां से भी रिलेट करेगा। प्लस में पेपर 3 में इन्वायरमेंट है ना, इन्वायरमेंटल एंड पॉल्यूशन जो डिग्रेडेशन है वहां से भी रिलेट करेगा। जैव विविधता प्रोटेक्शन है ना, कई सारे टॉपिक से रिलेट कर रहा है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इवन पेपर 1 में जो ज्योग्राफी है वहां पे भी आपको ये बहुत ज्यादा काम आने वाला है। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं, है ना। संदर्भ क्या है? देखिए, संदर्भ सीधा सा है कि बढ़ता सामाजिक और आर्थिक और पर्यावरणीय खतरा। किससे? प्लास्टिक प्रदूषण से। प्लास्टिक जो एक समय पे वरदान समझा जाता था, है ना, जिसका आविष्कार जब हुआ था तो जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है वो उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया। यूजर जो एक्सपीरियंस है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर के आया, लेकिन वर्तमान में ये सबसे बड़ा खतरा में से एक माना जाता है। दूसरा, आप कैसे शुरुआत कर सकते हैं? तो 5 जून जो 2025 का था, विश्व पर्यावरण दिवस, उसका थीम था प्लास्टिक प्रदूषण समाप्ति, एंड प्लास्टिक पॉल्यूशन। अब आते हैं हम कि प्लास्टिक प्रदूषण जो है अत्यधिक गंभीर खतरा क्यों माना जाता है। उपयोगिता के बारे में तो किसी को भी डाउट नहीं होगा ना, उपयोगिता तो आप लिख ही देंगे, है ना। हालांकि कभी पूछा भी नहीं जाएगा प्लास्टिक की उपयोगिता को लेकर के। मेन तो खतरे पूछे जाएंगे, समाधान पूछा जाएगा, एफर्ट्स पूछा जाएगा। तो हाँ, तो प्लास्टिक प्रदूषण अत्यधिक गंभीर खतरे की श्रेणी में क्या आते हैं, तो हम बात करते हैं। देखिए, ग्लोबल प्लास्टिक आउटलुक रिपोर्ट है, उन्होंने कहा है कि 2000 में जितना प्लास्टिक का प्रदूषण होता था उसके कंपेयर में 2009 में जो उत्पादन है वो दुगुना हो गया है। अब समझिए कि इतना ज्यादा मैनेजमेंट कैसे हो पाएगा फिर इतना प्रोडक्शन का। दूसरा क्या है कि 2024 में जो प्लास्टिक अपशिष्ट है वो 5 मिलियन मीट्रिक टन था, और 2060 तक ये लगभग तिगुना होने की संभावना है। फिर ओशियन कंजर्वेंसी का रिपोर्ट है कि प्रतिवर्ष 11 मिलियन टन प्लास्टिक जो है समुद्र में जाता है। यूनेप ने कहा है कि मध्य शताब्दी तक, मतलब 2150 के लगभग में, जो प्लास्टिक है वो मछलियों से ज्यादा होगा समुद्र में। तो सोच लीजिए, आप ऐसे ही वर्ड यूज करिए जो मैं बता रहा हूँ, है ना। यहाँ पर से वो नंबर ज्यादा अच्छे लेने के यही सब तरीके होते हैं। फिर प्लास्टिक के डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं, नैनो प्लास्टिक, माइक्रो प्लास्टिक, ये पृथ्वी के सभी सजीवों में पहुंच गए हैं। माउंट एवरेस्ट से लेकर के गहरे समुद्र में पहुंच गए हैं। ये सेम लाइन यूज करिए, ऐसे इंपैक्टफुल लाइन। फिर प्लास्टिक तथा जीएचजी जो उत्सर्जन है पूरा कार्बन बजट का, प्लास्टिक से जो जीएचजी ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन होता है वो 2024 में अगर आप देखेंगे तो पूरा योगदान था 3.4%, लेकिन 2040 में इसका कितना योगदान होने वाला है, तो 19%। आप सोच लीजिए कि अगर आपको जलवायु परिवर्तन के ऊपर कार्य करना है तो प्लास्टिक के प्रबंधन के ऊपर भी बहुत कार्य करने की जरूरत है। फिर प्लास्टिक जो प्रदूषण है वो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल और जलवायु परिवर्तन पर कार्यवाही, इन दोनों के संदर्भ में बाधा है। एसडीजी क्या क्या कहता है, तो लैंड डिग्रेडेशन के बारे में कहता है, फिर जलवायु परिवर्तन से समुद्र की रक्षा, है ना, जैव विविधता की रक्षा, स्वास्थ्य के बारे में। इन सब चीजों के ऊपर गोल कैसे हासिल कर पाएंगे जब तक आप प्लास्टिक प्रदूषण के ऊपर कमांड नहीं करेंगे। फिर पर्वतीय पारिस्थितिकी तंत्र हेतु खतरा, मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि जो वेस्टर्न घाट है उसके लिए उनका ऑब्जर्वेशन था एक डिसीजन में कि जो वेस्टर्न घाट के लिए खतरा है उसमें प्लास्टिक प्रदूषण बहुत बड़ा खतरा है। आप सीधा इस तरीके से कोट करते हुए लिखेंगे आंसर में। फिर जो आइलैंड प्रदूषण है, द्वीप प्रदूषण, जैसे प्रशांत जो गायर है ना, प्रशांत जो सागर है उसमें जो महासागरीय धाराएं उसके कारण जो गायर बनता है, उसके कारण प्लास्टिक जो पोल्यूशन है वो छोटे छोटे आइलैंड के तक पहुंच रहे हैं। फिर जैव विविधता खतरा, एक रिपोर्ट था जिसमें जो 2100 प्रजाति जो संकटग्रस्त है, इंडेंजर्ड है ना, वो भी प्लास्टिक से बहुत ज्यादा प्रभावित है, जबकि उनके संरक्षण की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। उनको प्लास्टिक वगैरह से तो दूर ही रखना चाहिए, है ना। अब देखते हैं कि क्या क्या कदम उठाया गया है प्लास्टिक प्रदूषण से बचने के लिए। तो अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे आप, तो 2022 में विश्व पर्यावरण असेंबली का आयोजन किया गया था। उसमें यूनेप के ऊपर एक कार्यभार दिया गया कि आप जो है एक विधिक बाध्यकारी लीगली बाइंडिंग ट्रीटी तैयार करें जो प्लास्टिक पॉल्यूशन को कम करे। दूसरा, यूनेप ने अगले 2 दशक में टारगेट रखा है कि प्लास्टिक पॉल्यूशन में जो है 80% की गिरावट का लक्ष्य रखा है ना। तो प्लास्टिक पॉल्यूशन में 80% का गिरावट का लक्ष्य रखा गया है, ये परसेंट वाला है ना। फिर आते हैं आगे कि भारत ने क्या एफर्ट्स किया है। तो देखिए, सबसे पहला जो एफर्ट्स किया है उसने किया कि विविध सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है। बहुत सारे स्ट्रॉ के ऊपर प्रतिबंध लगाए गए हैं। आप भी जो जूस वगैरह पीते हैं जिसमें स्ट्रॉ वगैरह रहता है, जो सिंगल यूज प्लास्टिक है ना, अवॉइड करिए इन चीजों को, बहुत खतरे हैं इसके। फिर अभियान, डिफरेंट अभियान, जैसे कि स्वच्छ भारत अभियान, प्लास्टिक आउट फैब्रिक इन, ये भी अभियान चला था। मतलब प्लास्टिक आउट करिए, फैब्रिक जो फाइबर रहते हैं, कपड़े वगैरह रहते हैं, है ना, या फिर डिफरेंट नेचुरल फाइबर्स रहते हैं उसका उपयोग करिए।
फिर जो एसएचजी ग्राउंड लेवल पे जो इनोवेशन है, जैसे एसएचजी ने एक इनोवेट किया था, एक एसएचजी ने दीदी झोला बैंक। उसमें क्या था कि कपड़े के झोले वगैरह जो है वो दिए जा रहे हैं लोगों को, ताकि प्लास्टिक जो है कम से कम उपयोग करें। आप ये भी कोट करेंगे उदाहरण में। फिर प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन, जैसे कि एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये पहल किया गया है। दूसरा सीपीसीबी, सीपीसीबी ने क्या किया है कि जो प्लास्टिक उत्पादन करता है या फिर जो बहुत बड़े बड़े कंज्यूमर है, उनका सीपीसीबी के साथ पंजीकरण बहुत जरूरी है ताकि मैनेजमेंट अच्छे से हो सके, है ना। कोई कोर्ट का केस है तो बिल्कुल हाँ, जैसे कि केरला हाई कोर्ट ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगा दिया है ना। तो केरल हाई कोर्ट ने कहा है कि पहाड़ी क्षेत्र में सिंगल यूज प्लास्टिक जो है प्रतिबंधित रहेगा। अब आते हैं ग्लोबल ट्रीटी ऑन प्लास्टिक पॉल्यूशन। तो अभी जैसे कि बात करें कि ग्लोबल ट्रीटी ऑन जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है, उसके बारे में सबसे पहली बार बात की गई 2022 में, है ना। जो 2022 में इन्वायरमेंट असेंबली हुआ, तो उसमें कहा गया कि हम एक लीगली बाइंडिंग ट्रीटी लेकर के आएंगे इंटरनेशनल लेवल पे, जो प्लास्टिक पॉल्यूशन का समग्र समाधान करेंगे, और उसके ऊपर नेगोशिएशन की जो जिम्मेदारी दी गई वो यूनेप का दिया गया, है ना। इसके लिए आईएनसी गठित किया गया, इंटरनेशनल नेगोशिएशन कमिटी, है ना। तो वो एफर्ट्स कर दिए, लेकिन अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया। हम बात करते हैं कुछ प्रावधान के ऊपर, और क्यों अभी तक कोई कंक्लूजन नहीं निकल पाया उसके ऊपर भी। तो महत्वपूर्ण प्रावधान क्या है? तो महत्वपूर्ण प्रावधान है कि सहमति उन्मुख, है ना। सहमति उन्मुख है, कहने का मतलब है कि सारे देश जो है कंसेंट के साथ काम करेंगे, सब अपनाएंगे, तभी वो जो है ट्रीटी फोर्स में आएगा। दूसरा, समग्र संधि होगी, मतलब प्लास्टिक के उत्पादन से लेकर के निपटान तक का पूरा जो चक्र है ना, पूरा प्लास्टिक जो जीवन चक्र है उसका प्रबंधन किया जाएगा। तीसरा, क्रियान्वयन तंत्र की बात की जाएगी, है ना। तो ये जो है लीगली बाइंडिंग रहेगा। तो ये जो है ग्लोबल ट्रीटी ऑन जो प्लास्टिक पॉल्यूशन जब अपनाया जाएगा, तो इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान जो डिस्कस किए जा रहे हैं वो ये है। लेकिन अभी तक असफल क्यों हुआ है? तो देखिए, सबसे पहली बात कि विधिक बाध्यकारी ट्रीटी जो है वो लीगली बाइंडिंग इन नेचर है। तो लीगली बाइंडिंग इन नेचर की जो ट्रीटी रहते हैं उसको अपनाने में बहुत समय लगता है, तो एक कारण ये है। दूसरा, परिभाषा, प्लास्टिक के डेफिनेशन के ऊपर लोगों को सहमति नहीं है। सेम जैसे कि आतंकवाद के डेफिनेशन के ऊपर जो है देशों को सहमति नहीं होती, वैसे ही प्लास्टिक के डेफिनेशन के ऊपर जो है वो राष्ट्रों को सहमति नहीं है। तीसरा, जो ट्रीटी है वो तभी अपनाया जाएगा जब सब लोग अपनाएंगे। नथिंग इज एग्रीड अंटिल एवरीथिंग इज एग्रीड, है ना। मतलब सब कुछ एग्री हो जाएगा तभी वो ट्रीटी एग्री होगी। कोई एक दो प्रावधान एग्री होगी तब नहीं एग्री होगा वो, है ना, फोर्स में नहीं आएगा। तो इस कारण से भी ट्रीटी नहीं एग्री हो पा रहा है। चौथा, देश जो है अलग अलग खेमे में बट गए हैं, जैसे कि जो यूरोपियन देश हैं वो हाई एम्बिशन कोएलिशन में, जबकि जो डेवलपिंग कंट्री है वो कह रहे हैं कि हमें इतने महत्वाकांक्षी लक्ष्य नहीं रखने हैं क्योंकि हमारे लिए बहुत बड़ी बाधा आएगी। लेकिन जो विकसित देश है वो कहते हैं कि नहीं, है ना, हमें महत्वाकांक्षी लक्ष्य रखने होंगे। तो ये जो है एक तरीके से दरार पड़ गया, जैसे कि जलवायु परिवर्तन वाले में होता है ना, सेम इसके कारण से भी नहीं अपना पा रहे हैं। फिर जो वैश्विक फेज आउट प्रोडक्ट है उसकी सूची पर असहमति है। भारत जो है इसके ऊपर बड़ी आपत्ति दर्ज करता है। विकसित देश कहते हैं कि देखिए आपको ये प्रोडक्ट जो है उपयोग से बाहर करने पड़ेंगे, जबकि विकासशील देश कहते हैं या भारत भी कहता है कि ये कैसे कर सकते हैं, अभी तो हमारी आवश्यकता है इन सारे उत्पादों की, है ना। तो एक वो बड़ा बाधा है। फिर राष्ट्रों पर वित्तीय भार, विकासशील देशों के ऊपर मुख्यतः एक बर्डन आएगा। अगर प्लास्टिक पॉल्यूशन आप कम कर रहे हैं, उनका अल्टरनेटिव प्रोडक्ट लेकर के आ रहे हैं, तो महंगे रहते हैं इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, है ना। तो वो एक बड़ा बर्डन है। फिर पेट्रोकेमिकल जो राष्ट्र हैं वो भी विरोध कर रहे हैं, क्योंकि प्लास्टिक जो है बनता है पेट्रोकेमिकल से। अगर प्लास्टिक नहीं बनेगा तो पेट्रोकेमिकल की डिमांड कम हो जाएगी ना। तो जो पेट्रोकेमिकल राष्ट्र है वो विरोध कर रहे हैं इस ट्रीटी का। तो ये इन कारणों से जो है वो असफल रह रहा है, ठीक है। अब आते हैं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन संबंधी चुनौतियां। क्या चुनौतियां हैं प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन से रिलेटेड? सबसे पहली बात, अपर्याप्त इंफ्रा। जितना प्लास्टिक का प्रबंधन होता है उसका 60% अनौपचारिक क्षेत्र से होता है, जबकि औपचारिक क्षेत्र को ज्यादा बड़े रोल की जरूरत है। फिर जितना प्लास्टिक उत्पादन हो रहा है उसका मात्र 6% ही पुनर्चक्रण हो रहा है। अब सोच लीजिए कैसे प्लास्टिक पॉल्यूशन का मैनेजमेंट हो पाएगा। दूसरा, नियम क्रियान्वयन जो है वो काफी कमजोर है। जैसे कि सिंगल यूज प्लास्टिक के ऊपर भारत सरकार ने प्रतिबंध लगाया है, लेकिन आप देखेंगे धड़ल्ले से बिक रहा है सिंगल यूज प्लास्टिक। फिर एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो बड़ी कंपनियां है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार ही नहीं है। जो उनके प्लास्टिक उत्पाद है वो अपने पास फिर से पुनः सप्लाई चेन में शामिल ही नहीं कर पा रही है, उसका प्रबंधन ही नहीं कर पा रही है। तो ये भी एक बड़ी चुनौती है। तीसरा, हरित विकल्प का अभाव है। अगर प्लास्टिक नहीं तो फिर कौन, है ना, अल्टरनेटिव प्रोडक्ट, और वो जो है उतना ही सहज होना चाहिए प्लास्टिक के जैसा। तो वो उसका एक विकल्प जो है वो अभाव है। बनाना फाइबर वगैरह से कुछ कुछ कई सारी चीजें बन रही हैं, लेकिन इतना इफेक्टिव नहीं है। फिर व्यवहार परिवर्तन का अभाव। अमिताभ घोष जो है बहुत बड़े साहित्यकार हैं, बहुत बड़े लेखक हैं, उन्होंने कहा है कि जो प्लास्टिक प्रदूषण समस्या है उसको आप व्यवहार परिवर्तन के थ्रू ही निपट सकते हैं, और प्लास्टिक से रिलेटेड जो व्यवहार परिवर्तन है उसकी बहुत बड़ी कमी है। फिर आता है विखंडित शासन और नीतिगत अस्पष्टता।
मतलब सरकार में एक दीर्घकालीन नीतिगत जो स्पष्टता है वो अभाव है। फिर देखेंगे आप डिफरेंट डिफरेंट बॉडीज हैं जो काम कर रहे हैं, है ना, और उनके बीच में तालमेल का अभाव है। स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना, एनजीटी, सीपीसीबी, तो कई सारे बॉडी जो है वो एक्टिव है और उनके बीच में कोऑर्डिनेशन का अभाव है, तो वो भी प्लास्टिक प्रदूषण से रिलेटेड समस्या में एक बड़ी बाधा है। फिर आते हैं समाधान की राह। क्या होगा समाधान? जब हम देख रहे हैं चैलेंजेस वगैरह, तो उसके बाद समाधान की राह क्या होगी? देखिए, पुनर्चक्रण तकनीकी को उन्नत बनाने की जरूरत है ना, जो प्लास्टिक का पुनर्चक्रण होगा, रिसाइकल होगा, उसकी तकनीकी को उन्नत बनाने की जरूरत है। साथ में जो पुनर्चक्रण बाजार है उसको लाभोन्मुख बनाने की जरूरत है, प्रॉफिटेबल मार्केट होगा, तभी फिर जो है कंपनियां आएंगी रिसाइकलिंग की तरफ, है ना। वर्तमान में अभी जैसे कि बात करी थी, मात्र 6% जो प्लास्टिक है वो पुनर्चक्रित हो रही है। दूसरा करारोपण, है ना, टैक्सेशन, किसके किसके ऊपर? लैंडफिल के ऊपर। और भस्मीकरण, भस्मीकरण जैसे प्लास्टिक जो है जला देते हैं फैक्ट्रियों में, तो उसके ऊपर आपको टैक्स लगाने की जरूरत है। जो लैंडफिल में, मतलब जो आप देखेंगे बहुत शहर के बाहर जो बहुत बड़े कूड़े के ढेर रहते हैं, वो सब तरीका है अगर प्लास्टिक मैनेजमेंट का, तो उसके ऊपर अलग से टैक्सेशन लगाने की जरूरत है। तब फिर वो जो है डिस इंसेंटिवाइज होंगे, है ना, और दूसरे तरीके से इंसेंटिवाइज होंगे प्लास्टिक मैनेजमेंट के लिए। तीसरा, विस्तारित उत्पादक दायित्व, कंपनियों के जो विस्तारित उत्पादक दायित्व है उसको बेहतर तरीके से क्रियान्वयन की जरूरत है। प्लस में पे एज यू थ्रो, मतलब जितना आप अपशिष्ट जो है फेंकेंगे कचरे के रूप में, वहां पे आपको उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। उस तंत्र को और सुदृढ़ीकरण करने की जरूरत है। फिर जो प्लास्टिक के पहले के हरित विकल्प थे, चेयर, जो लकड़ी के चेयर हुआ करते थे, जूट के चेयर हुआ करते थे, है ना, उन सबको बढ़ाने की जरूरत है। मीडिया, मीडिया बहुत बड़ी काम कर सकती है इसमें, जागरूकता, है ना, तो वहां पे बहुत बड़ा हेल्प कर सकती है। फिर समुदाय की भागीदारी, जैसे कि इंदौर में देखिए जो स्वच्छता का मैनेजमेंट हो रहा है, तो ऐसे कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की बहुत जरूरत है। फिर विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन की जरूरत है ना। फिर अनौपचारिक क्षेत्र का समावेशन, क्योंकि 60% जो है वो प्लास्टिक का प्रबंधन जो है अनौपचारिक क्षेत्र से हो रहा है। कंक्लूड कैसे करेंगे हम आंसर को? तो एसडीजी 12 से कंक्लूड करिए, या फिर सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय है आर्टिकल 21 के अंतर्गत कि प्रदूषण जो रहित वातावरण है वो आर्टिकल 21 के अंतर्गत जीवन के अधिकार के अंतर्गत शामिल है, तो आप ऐसे कंक्लूड कर सकते हैं, है ना। तो होपफुली आपको अच्छा लग रहा होगा सेशन, है ना। थैंक यू सो मच।